अगर आप नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को लाइक कर देना और हाइप कर देना, कमेंट कर देना। हिंदी भाषा और उसका विकास। गाँव का आकृति मूलक वर्गीकरण सबसे पहली बार किसने दिया था? गाँव का जो आकृति मूलक वर्गीकरण है, ये सबसे पहली बार किसने किया था? तो ये किया था प्रोफेसर सेलेगल ने। ठीक है, सेलेगल का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पारिवारिक वर्गीकरण में 6 बातों को आधार बनाया जाता है। ठीक है, जो पारिवारिक वर्गीकरण किया गया है भाषा का, ठीक है, भाषा की हम परिवार की वर्गीकरण की बात कर रहे हैं, तो 6 बातों को आधार बनाया जाता है। एक तो पद रचना के ऊपर वर्गीकरण किया जाता है, वाक्य रचना, ध्वनि, अर्थ, शब्द और स्थानिक समीपता। ठीक है, ये हमारे क्या है, 6 आधार हैं, जिनको आधार बना करके पारिवारिक वर्गीकरण होता है। भाषा की हम बात कर रहे हैं। भोलानाथ तिवारी और विल्हेम वान हमबोल्ट ने भाषा परिवारों की संख्या कितनी मानी है? तो ये मानी है 13। ठीक है, भोलानाथ तिवारी और विल्हेम वॉन हम्बोल्ट, इन्होंने भाषा परिवारों की संख्या 13 मानी है। यूरेशिया भाषा परिवार के अंतर्गत कितने भाषा परिवार शामिल हैं और कौन-कौन से हैं? तो 10 परिवार शामिल हैं यूरेशिया भाषा परिवार के अंतर्गत, और इन 10 को मैं आपको बहुत डिटेल में पहले पढ़ा चुकी हूँ, हालाँकि इसमें मैंने नहीं दिया है कौन-कौन से हैं। अगर आपने नहीं देखी है ना, तो पार्ट 1 ज़रूर देख लेना, मैं इसके बाद में आपको लिंक मिल जाएगी। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के 3 चरण कौन-कौन से हैं? तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं को 3 भागों में बाँटा गया है। प्राचीन आर्य भाषाएँ, मध्यकालीन और आधुनिक आर्य भाषाएँ। प्राचीन आर्य भाषाओं में वैदिक और लौकिक संस्कृत का नाम आता है। इनका जो समय है वो 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व का है। मध्यकालीन आर्य भाषाओं में पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवट्ट का नाम आता है। इनका जो समय है वो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का आता है। आधुनिक आर्य भाषाओं की बात करें तो 1000 ईस्वी से अब तक ये चला आ रहा है। ठीक है, ये 500 ईसा पूर्व से मध्यकालीन जो आर्य भाषाएँ 1000 ईस्वी तक चलता है। ठीक है, 1000 ईस्वी तक चलता है, और आधुनिक आर्य भाषाओं का 1000 ईस्वी से अब तक चला आ रहा है। हिंदी, बांग्ला, उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, राजस्थानी और महाराष्ट्री, ये सारी भाषाएँ इसके अंदर शामिल हैं। डॉक्टर हरदेव बारी ने वैदिक स्वरों की संख्या कितनी मानी है? तो 14 मानी है। प्राकृत की प्रथम, द्वितीय और तृतीय अवस्था को क्या कहते हैं? तो पाली, प्राकृत और अपभ्रंश कहते हैं। ठीक है, प्राकृत को ही 3 अवस्थाओं में माना है, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। ठीक है, याद रखना, पुरानी प्राकृत, फिर मध्य प्राकृत और फिर नई प्राकृत इसको कहते हैं। अपभ्रंश में कितने स्वर होते हैं? तो 10 हैं। अपभ्रंश के अंदर हम बात करें तो 10 स्वर हैं, जिन्हें 2 भागों में बाँटा जाता है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है? और हिंदी साहित्य का भी फ्री कोर्स, बिल्कुल फ्री कोर्स और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको वन लाइनर और कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन है जो करवाए जा रहे हैं। शाम को डेली हमारी क्लास आती है 5:30 बजे। जो बच्चे नए हैं ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत कुछ आपको यहाँ पर फ्री में मिलने वाला है। अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य कौन-सा है? तो ये भविष्यत काल, जो कि धनपाल जी का है। अपभ्रंश साहित्य का पहला संपादक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर रिचर्ड पेसेल को माना जाता है। अपभ्रंश का सबसे बड़ा वैयाकरण किसको माना जाता है? तो ये हेमचंद्र को माना जाता है। साहित्यिक अपभ्रंश को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया था? तो इन्होंने दिया था पुरानी हिंदी नाम, ठीक है? साहित्यिक अपभ्रंश को आचार्य शुक्ल ने पुरानी हिंदी का नाम दिया था। अवट्ट भाषा को अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी किसने माना है? तो ये सुनीत कुमार चटर्जी ने माना है। परवर्ती अपभ्रंश को चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने क्या नाम दिया है? तो ये पुरानी हिंदी का नाम दिया है, ठीक है? परवर्ती अपभ्रंश, परवर्ती किसको बोलते हैं? परवर्ती और पूर्ववर्ती होता है, ठीक है? परवर्ती और पूर्ववर्ती यानी कि बाद वाली जो अभट्ट, अभट्ट जिसे हम कहेंगे अपभ्रंश के बाद वाली को, उसको पुरानी हिंदी का नाम दिया है। सर्वप्रथम 1880 ईस्वी में आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण किसने किया था? तो ये डॉक्टर हार्ले ने किया था। हिंदी की प्रमुख बोलियों का उच्चारणगत वर्गीकरण एक बार देख लेते हैं। तो ये यहाँ से भी प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। ओकार बहुला में कौन-कौन सी भाषाएँ आती हैं? तो ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, मारवाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली और मालवी, ठीक है? ये ओकार बहुला में आती हैं। आकार बहुला में कोरवी और दक्खनी का नाम प्रमुख है। इकार बहुला में भोजपुरी आता है, ठीक है? और भोजपुरी आता है। उदासीन आकार बहुला में अवधी और बघेली का नाम आता है। हिंदी की बोलियों के नामकरणकर्ता कौन है? तो कौरवी जो नाम है वो किसने दिया है? राहुल सांकृत्यायन ने दिया है। राजस्थानी नाम दिया है डॉक्टर ग्रियर्सन ने। डिंगल नाम दिया है बांकीदास। ब्रजबुली नाम दिया है ईश्वर चंद्र गुप्त ने। और बिहारी नाम दिया है ग्रियर्सन, ठीक है? राजस्थानी और बिहारी दोनों ही राज्यों के नाम भी हैं, राजस्थान और बिहार, और इनकी जो भाषाएँ उनको दोनों को ग्रियर्सन ने दिया है।
भोजपुरी रेमंड ने, मैथिली कर्ल ब्रुक ने नाम दिया है। कौशली और भैंसवाड़ी किस बोली को कहा जाता है? तो ये अवधी बोली को कहा जाता है। ये अच्छे से आपको याद रख लेना, अवधी, ठीक है? ये इस पे बड़ी की मात्रा आती है तो ये भाषा का नाम है। और ये जो होती है ना अवधि, अवधि जिस पे छोटी की मात्रा आती है, ये अवधि इसको बोलते हैं एक समय को, ठीक है? अवधि किसको बोलते हैं? समय को बोलते हैं, दूरी को बोलते हैं। खड़ी बोली का नामकरण सुनीत कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली को मर्दानी भाषा तथा जनपदीय हिंदुस्तानी कहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। पियर्सन ने देसी हिंदुस्तानी वर्नाक्युलर हिंदुस्तान की संज्ञा दी है। इसको खड़ी बोली को प्राणनाथ ने हिंदुस्तानी की संज्ञा दी है, ठीक है? खड़ी बोली को हिंदुस्तानी किसने कहा है? तो प्राणनाथ ने कहा है। सुनीत कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली का जो अर्थ है वो सीधी माना है, ठीक है? सीधी भाषा। कामता प्रसाद गुरु इसे कर्कश भाषा मानते हैं। खड़ी बोली को गिल क्राइस्ट ने गवारू भाषा कहा है। और किशोरी दास वाजपेयी ने खड़ी पाई से संबंधित इसको माना है। इस बोली को पांचाली भी कहते हैं, तो ये कन्नौजी को पांचाली कहा जाता है, पांचाली भाषा। हरियाणवी भाषा को किसने बांगरू भाषा का नाम दिया है? तो ये ग्रियर्सन ने दिया है, ठीक है? किसने दिया है? ग्रियर्सन ने दिया है, याद रखना। कामता प्रसाद गुरु ने वर्णों की संख्या कितनी मानी है? तो कुल वर्ण जो हैं इन्होंने 44 माने हैं। कामता प्रसाद गुरु ने, इन्होंने 11 स्वर और 33 व्यंजन माने हैं। याद रखना। डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद ने हिंदी भाषा में कितने वर्ण माने हैं? ये 52 वर्ण माने हैं टोटल, और 11 स्वर इसमें माने गए हैं, ठीक है? 11 स्वर हैं, याद रखिएगा। आगे खड़ी बोली हिंदी का प्रथम व्याकरण कब और किसके द्वारा लिखा गया था? व्याकरण, ठीक है? कब और किसके द्वारा लिखा गया? तो ये 1715 ईस्वी में जेसुआ केटलर के द्वारा लिखा गया था। आगे हिंदुस्तानी ग्रामर के नाम से इन्होंने लिखा था, ये भी याद रखना। अंग्रेजी ढंग में लिखा गया हिंदी का पहला व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? तो ये हिंदुस्तानी ग्रामर, ये जॉन गिलक्राइस्ट के द्वारा लिखा गया है, ठीक है? जॉन गिलक्राइस्ट के द्वारा लिखा गया है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम जो व्याकरण है वो जेसुआ केटलर ने लिखा था। इनका एक बार याद रख रहे हैं। हिंदुस्तानी जो ग्रामर है ये जॉन गिलक्राइस्ट का है। आगे हिंदी व्याकरण का पाणिनि किसको कहा जाता है? तो ये कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है। अगर आप इससे पहले वाला एक और पार्ट जो करवाया था उसको भी अगर आप देख लेंगे ना, तो आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा। और इसके बाद में और भी क्लासेस हम करवा देंगे। तो विकारी शब्दों में विकार उत्पन्न करने वाले कारक तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो ये 6 है, जिसमें लिंग, वचन, काल, पुरुष, वाच्य तथा भाव। विकारी शब्द कौन से होते हैं? तो विकारी शब्द होते हैं जिनमें परिवर्तन हो जाए, ठीक है? जो परिवर्तन के योग्य हों, जिनमें लिंग, वचन, काल, पुरुष, यानी कि लिंग, संज्ञा, सर्वनाम के आदि के आधार पर उनमें क्या हो जाए? परिवर्तन हो सकता है, ठीक है? तो ये क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। और विकारी में कौन-कौन से होते हैं? जिनमें जो लिंग, वचन के काल के अनुसार जिनका क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए जिनमें, है ना? जैसे कि जा रहा है, जा रही है, परिवर्तन हो गया ना, वचन बदला, तो क्या बदल गया? उसका जो वर्ब है वो भी बदल गई, क्रिया भी, ठीक है? तो ये हो गया परिवर्तन होना, वो विकारी शब्द कहलाते हैं। और विकारी शब्दों में कौन-कौन से होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं विकारी शब्द। 4 प्रकार में कौन-कौन से होते हैं? तो ये शायद आप जानते होंगे, संज्ञा और सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ठीक है? सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इन चारों में क्या होता है? बदलाव होता है, आप जानते हैं। आगे है राजभाषा हिंदी। राजभाषा हिंदी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। राष्ट्रपति का आदेश 1955 ईस्वी में ये आदेश जारी किया गया था। राजभाषा आयोग 1955 में ये बीजी खैर यानी कि बाला साहब गंगाधर खैर की अध्यक्षता में बनाया गया। आयोग की इस आयोग की स्थापना की गई। संसदीय राजभाषा समिति की स्थापना 1959 में हुई। राजभाषा अधिनियम बना 1963 में और 1967 में इसको संशोधित किया गया। संकल्प 1968 ईस्वी में लिया गया। राजभाषा नियम 1976 में, इसके अंतर्गत 12 नियम निर्धारित किए गए थे। आगे है भारत सरकार के कितने मंत्रालय हैं जो राजभाषा संबंधी कार्यों में संलग्न है? जो हिंदी से संबंधित या फिर किसी भी भाषा से संबंधित क्या करते हैं? कार्य करते हैं, वो है 3। इसमें गृह मंत्रालय का नाम आता है, जिसे राजभाषा विभाग भी कहते हैं, ठीक है? गृह राजभाषा विभाग यही है। और विधि मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय इसी के अंतर्गत कार्य करते हैं। आगे केंद्रीय हिंदी यानी कि देखो, जो गृह मंत्रालय है ना वो तो बहुत बड़ा है। गृह मंत्रालय में बहुत सारे अलग-अलग तरीके के कार्य होते हैं। जिसमें एक राजभाषा विभाग है ना, वो राजभाषा से संबंधित कार्य करता है। अलग-अलग डिपार्टमेंट होते हैं ना, जैसे कॉलेजेस वगैरह में होते हैं वैसे ही। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किस विभाग के अंतर्गत हुई? तो ये गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के अंतर्गत की गई थी। 1864 में मुंबई श्री चर्च कॉलेज के प्राध्यापक थे श्री पेठे। इन्होंने किस नाम से मराठी पुस्तक लिखी थी जिसमें उन्होंने भारत के लिए एक भाषा की आवश्यकता की बात की थी? तो ये है राष्ट्रीय भाषा, ठीक है? 1864 में मुंबई श्री चर्च कॉलेज के प्राध्यापक थे श्री पेठे।
और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी मराठी में, जिसमें उन्होंने भारत के लिए एक भाषा की आवश्यकता की बात की थी कि पूरे भारत के लिए एक ही भाषा ज़रूरी है, होनी चाहिए, ये राष्ट्रीय भाषा की बात की थी। 1936 ईस्वी में किसने काठियावाड़ काठियावाड़ राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति नामक संस्था स्थापित की? तो ये की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात के ही रहने वाले थे। महत्वपूर्ण कथन और देख लेते हैं राजभाषा के संबंध में। हिंदी अखिल भारत की जातीय भाषा या राष्ट्रीय भाषा बनने के योग्य है, ये किसने कहा है? तो केशव चंद्र सेन ने ये परिभाषा दी है, याद रखिएगा अच्छे से। हिंदुस्तान की सभी जीवित और प्रचलित भाषाओं में मुझे हिंदी ही राष्ट्रीय भाषा बनने के लिए सबसे अधिक योग्य जान पड़ती है, ये कहा है सर टी विजय राघवाचार्य ने। भारत के सभी स्कूलों में हिंदी की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए, ये कहा है एनी बेसेंट ने। हिंदी समस्त आर्यवर्त की भाषा है, यद्यपि मैं बंगाली हूँ, तथापि इस वृद्धावस्था में मेरे लिए वह गौरव का दिन होगा जिस दिन मैं सारे भारतवासियों के साथ हिंदी में वार्तालाप कर सकूं। ठीक, वार्तालाप कर सकूं, तो ये न्यायमूर्ति शारदा चरण मित्र ने कहा था। ठीक है, न्यायमूर्ति किसको बोलते हैं? जज को बोलते हैं। राष्ट्र के संगठन के लिए आज ऐसी भाषा की आवश्यकता है जिसे सब जगह पर समझा जा सके, है ना, पूरे भारत में समझा जा सके, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक जी ने। भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए हिंदी को ही राष्ट्रीय भाषा होना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू का कथन था। हिंदी को ऊंची से ऊंची शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। हिंदी में धागा है, हिंदी वह धागा है, ये कह रहा है कि हिंदी वह धागा है जो विभिन्न मातृभाषाओं रूपी फूलों को प्रोकर भारत माता के लिए सुंदर हार का सृजन करेगी, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था। ठीक है, उसने कहा था, जाकिर हुसैन ने कहा था। हिंदी किसी भी भाषा का अहित नहीं करती है ना, बुरा नहीं करती, अपितु वह तो सभी आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास एवं समृद्धि में सहयोग देकर समन्वय का मार्ग खोलती है, ये ज्ञानी जैल सिंह ने कहा था। ठीक है, हिंदी का स्वभाव प्रेम और सहिष्णुता से के ओतप्रोत है और यही उसकी विशेषता है, ये भी ज्ञान जैल सिंह का कथन है। हिंदी को जानना हमारा राष्ट्रीय धर्म है, ये डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी ने कहा था। हिंदी की संवैधानिक स्थिति को देखते हैं। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था और भाग 17 में, ठीक है, भाग 17 में इसको रखा गया है, ये ध्यान रख लेना, भाग 17 में राजभाषा से संबंधित है भाग 17, और इसमें 4 अध्याय हैं। ठीक है, कितने हैं इसमें? 4 अध्याय हैं, यानी कि और जो अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 के अंतर्गत समाहित है। यह मुंशी अयंगर फॉर्मूला के नाम से विख्यात है, ये भी थोड़ा सा याद रखना। संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी सहित 14 भारतीय भाषाएं थी। 8 भाषाओं को बाद में संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया था। ठीक है, पहले 14 भाषाएं थी, जब मूल संविधान हमारा बना था 1950 में, तो आज 14 भाषाओं को उसमें रखा गया था, लेकिन बाद में 8 भाषाएं और जोड़ी गई। कब कब कौन कौन सी जोड़ी गई? तो 21वां संशोधन हुआ 1967 में, इसके अंतर्गत सिंधी को जोड़ा गया था। ठीक है, और संविधान का फिर 71वां संशोधन हुआ 1992 में, इसके द्वारा 3 भाषाओं को जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, इसे नमक के द्वारा भी याद रखा जाता है। 92वां संशोधन हुआ था 2003 ईस्वी में, और इसके द्वारा मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। लिपि के बारे में देखते हैं, तो भारत में प्राचीन समय में 3 लिपियां प्रसिद्ध थी। क्या भारत में प्राचीन समय की अगर बात करें तो 3 लिपियां प्रसिद्ध थी, सिंधु घाटी लिपि, खरोष्टी लिपि और ब्राह्मी लिपि। ठीक है, 3 लिपियां थी। कनिंघम के अनुसार आर्यों ने किसी प्राचीन चित्रलिपि के आधार पर ब्राह्मी लिपि बनाई है। कनिंघम की बात हो रहा है। ठीक है, कनिंघम के अनुसार खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से मानी जाती है? तो अरमाइक लिपि से मानी जाती है। ये वो लिपि है जिसे बाएं से दाईं तरफ लिखा जाता है। ठीक है, दाएं से बाईं तरफ लिखा जाता है, यानी कि उल्टा इस तरीके से लिखा जाता है, और ऐसे ही उर्दू को लिखा जाता है। उर्दू और जो खरोष्टी लिपि है, ये दोनों दाएं से बाईं तरफ लिखी जाती हैं। सिद्ध मात्रिक लिपि को डॉक्टर वूलर ने न्यून कोणीय लिपि नाम दिया है। यही लिपि कालांतर में कुटिल लिपि के नाम से जानी गई थी। ठीक है, ठीक है, सिद्ध मात्रिक जो लिपि है उसको डॉक्टर वूलर ने एक न्यून कोणीय लिपि का नाम दिया था। देवनागरी लिपि को मानकीकरण का पहला प्रयास बाल गंगाधर तिलक ने किया। उन्होंने अपने पत्र केसरी के लिए फ़ॉन्ट तैयार किया, जिसे तिलक फ़ॉन्ट के रूप में प्रसिद्धि मिली थी। संस्थागत प्रयासों में सबसे पहला जो प्रयास है 1935 में हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से हुआ। इस वर्ष महात्मा गांधी के सभापतित्व में नागरी लिपि सुधार समिति बनाई गई थी और इसके संयोजक थे काका कालेलकर, इसलिए इसे काका कालेलकर समिति के नाम से भी जाना जाता है। देवनागरी के मानकीकरण के संबंध में सबसे बड़ा और पहला
सरकारी प्रयास 1947 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार करने का सुझाव दिया था। ठीक है, देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि, और जो रोमन लिपि है ये किस भाषा की लिपि है, तो ये अंग्रेजी भाषा की लिपि है, ये जरूर याद रख लेना। रोमन लिपि को स्वीकार करने का सुझाव दिया था सुनीत कुमार चटर्जी ने। भाषा की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, ये सत्य और असत्य में ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि इसमें से कौन-सा भाषा के बारे में सही है या कौन-सा गलत है। तो भाषा परिवर्तनशील होती है, यानी कि भाषा का स्वरूप है वो बदलता रहता है। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती है, ये सामाजिक संपत्ति होती है, ठीक है? भाषा किसी की पैतृक संपत्ति थोड़ी है। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, बिल्कुल सीखी जाती है। भाषा की प्रवृत्ति कठिन से सरल की ओर होती है। जैसे हमें कोई भाषा जब तक नहीं आती और हम उसे जब सीखना शुरू करते हैं तो हमें वो बहुत कठिन लगती है। लेकिन जैसे-जैसे हम उसे सीखते जाते हैं, है ना? जैसे छोटा बच्चा होता है, जब हम उसे पढ़ने के लिए बिठाते हैं, मान लीजिए हिंदी है या फिर इंग्लिश है, तो पहले एबीसीडी सीखता है, एएनआर सीखता है। लेकिन जब वो पूरा पढ़ना सीख जाता है ना, तो उसे वो भाषा बहुत सरल लगने लग जाती है। तो इसीलिए इसको याद रखना पॉइंट को, कठिन से सरल की ओर होती है और भाषा परंपरागत होती है ना, ऐसा नहीं है कि भाषा अपना मॉडर्न रूप बदलती रहती है, ये परंपरागत है जो चलती रहती है। ये विशेषताएँ आप याद रखिएगा। देवनागरी लिपि का विकास किससे माना जाता है? तो ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो हिंदी शब्दानुशासन नामक जो ग्रंथ है, ये किशोरी दास वाजपेयी ने लिखा है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये संविधान के अनुच्छेद 343 में वर्णित है। ठीक है? सारे अनुच्छेदों को मैं डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने भाषा विज्ञान के 1000 प्रश्नों वाली सीरीज को नहीं देखा है, तो ज़रूर देख लेना, उसमें पूरा कंटेंट है। ठीक है? वहाँ से आपको पता चल जाएगा। सब कुछ 343 से 351 तक हमारी राजभाषा का वर्णन है और इसमें किसमें क्या है अनुच्छेद में, ये बताया गया है। राजभाषा आयोग 1955 में बना था। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बाल गंगाधर खैर थे। बीजी खैर के नाम से जिनको जाना जाता है। सारे आयोग मैंने कल वाली क्लास में पढ़ाए थे। ग्रिम नियम का संबंध किससे है? तो स्वेनिम विज्ञान अर्थात ध्वनि विज्ञान से है। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? तो ये है इतिहास। हिंदी किस परिवार से संबंधित है? तो ये भारतीय परिवार से संबंधित है। हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी के अलावा मराठी भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो पश्चिम उत्तरी शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। पश्चिमी हिंदी की अन्य बोलियाँ कौन-कौन सी हैं? तो पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियाँ हैं, ये याद रखना, और पाँचों में खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और हरियाणवी का नाम आता है। पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से माना जाता है और इसकी 3 बोलियाँ हैं पूर्वी हिंदी की, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी जब हम भाषा लिखते हैं तो बड़ी की मात्रा लगाते हैं। ये शुद्ध और अशुद्ध में पूछा जाता है। बिहारी हिंदी का विकास हुआ है मागधी अपभ्रंश से। मगही और भोजपुरी किस उपभाषा की बोली है? तो ये बिहारी हिंदी की बोली है, ठीक है? बिहारी की 3 उपबोलियाँ हैं, 3 उपभाषाएँ हैं, मगही, भोजपुरी और इसके अलावा तीसरी है मैथिली। ये कौन-सी है? मैथिली है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा की गई थी, ठीक है? उस समय की ये हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बनाए गए थे, वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और जिन्हें वो 28-29 नवंबर को 1953 में जो बैठक हुई थी, इसकी अध्यक्षता की गई थी। टकसाली भाषा किसे कहते हैं? तो ये संस्कृत निष्ठ भाषा को टकसाली भाषा कहा जाता है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो ये शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। हिंदी का पाणिनि कामता प्रसाद गुरु को कहते हैं। अंगिका किस राज्य की बोली है? तो ये बिहार की बोली है। त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य उपभाषा में? तो ये मैथिली भाषा में मिलती। नागार्जुन की भी मिलती है, मैथिली में उनकी भी 1-2 रचनाएं मिलती हैं। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? किस तिथि को? तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए जो है फैसला कर लिया गया था। ओकार बहुला कौन-सी बोली मानी जाती है? तो ये छत्तीसगढ़ी बोली है। छत्तीसगढ़ी बोली ओकार बहुला में आती है। सारे जितने भी बहुला है ना, वो मैंने पढ़ा दिए हैं वैसे, है ना? यहाँ पर वन लाइनर में आप एक टेस्ट रूप में अगर आपने वो क्लास देखी है तो पता चल जाएगा कि आपको ये प्रश्न बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं। पाली भाषा की समय सीमा मानी जाती है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। ये कल हमने बताया था कि मध्यकालीन जो आर्य भाषाएँ हैं, मध्यकालीन में पाली, प्राकृत और अपभ्रंश का नाम आता है
और पाली का जो समय 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक है और 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, ठीक है? ईस्वी तक जब हम चलते हैं आगे की तरफ, तो ये प्राकृत का समय माना जाता है, ठीक है? ये प्राकृत का समय माना जाता है और 500 से 1000 तक, ठीक है? 500 से ईस्वी और ईसा पूर्व याद रखना है, 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश का समय माना जाता है, ये याद रखना। और 1000 ईस्वी से अब तक जो चल रही है हमारी आधुनिक आर्य भाषाओं का समय माना जाता है। कौरविक किस बोली का अन्य नाम है? तो ये खड़ी बोली का अन्य नाम है। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की जो संख्या है वो 11 है। मारवाड़ी किस भाषा की बोली है? तो ये राजस्थानी है। राजस्थानी की 4 बोलियां हैं राजस्थानी की, याद रखना। किसी सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली स्थानीय भाषा को बोली कहते हैं। कन्नौजी हिंदी किस उपभाषा की बोली है? तो ये पश्चिमी हिंदी की है। वाक्य विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? वाक्य का अध्ययन किया जाता है। पंजाबी भाषा की जो लिपि है ये गुरुमुखी है। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो ये अनुच्छेद 343 में कहा गया है। राजस्थानी भाषा की उपबोलियां कौन-कौन सी हैं? तो 4 है, मारवाड़ी, जयपुरी, मालवी और मेवाती। खड़ी बोली किस-किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये क्षेत्रों के नाम पूछे जाते हैं। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर, मेरठ, देहरादून, दिल्ली और गाजियाबाद में बोली जाती है। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन-सी होती हैं? तो ये होती हैं ट, ठ, ड, ढ। ये स्पर्श व्यंजन होते हैं 25, ठीक है? स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं, क से लेकर म तक। क से लेकर म तक। और उसमें जो मूर्धन्य मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं यानी कि हमारे मुख के किस भाग को ये छूती हैं बोलियाँ, ध्वनियाँ, उसके अनुसार इनको बाँटा गया है। अवधि बोली का क्षेत्र कौन-सा है? तो अवधि बोली फतेहपुर, कानपुर, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और बाराबंकी में बोला जाता है। हिंदी की कितनी उपभाषाएँ हैं? तो 5 हैं। ये पाँचों एक बार यहाँ पर देख लीजिए। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पूर्वी, बिहारी और पहाड़ी हिंदी, ये 5 हैं। हिंदी की मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? समरूप या ग्रेफीम कहते हैं। क्वेश्चन पूछे गए हैं ये, ठीक है? मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालय की जो भाषा थी वो कौन-सी थी? तो अरबी फारसी थी। मुस्लिम शासकों के समय में भारत की संपर्क भाषा कौन-सी है? तो ये हिंदी है। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस शाखा से हुआ है? तो ये ब्राचर शाखा से हुआ है। भाषा विज्ञान की दृष्टि में प्रियतन लाघव का अर्थ क्या है? तो ये उच्चारण की सुविधा, ठीक है? भाषा विज्ञान की दृष्टि में प्रियतन लाघव का अर्थ होता है उच्चारण की सुविधा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन-सा रूप विद्यमान था? तो अपभ्रंश था, जिसका समय है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। 1000 ईस्वी ये इसका समय है और इससे ही हमारी जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है उनका विकास माना जाता है। भाषा की लघुत्तम, स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई को क्या कहते हैं? तो शब्द कहते हैं, ठीक है? केवल और केवल अगर लघुत्तम पूछ लिया जाए, भारत की परिभाषा की लघुत्तम इकाई कौन सी है? तो वर्ण होती है। लेकिन लघुत्तम, स्वतंत्र और सार्थक भी होनी चाहिए, तो ये शब्द होती है। हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं? तो ये संस्कृत भाषा से आए हैं। दिल्ली और मेरठ के आसपास की बोली का क्या नाम है? तो ये खड़ी बोली है, ठीक है? दिल्ली और मेरठ के आसपास की जो बोली है वो खड़ी बोली है। विद्यापति के पद किस भाषा में रचित हैं? तो ये मैथिली भाषा में रचित हैं और इसीलिए इनको मैथिल कोकिल की उपाधि भी दी गई है इनकी पदावली के कारण ही। ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को क्या कहते हैं? तो पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है? तो भाषा वैज्ञानिक करता है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है? और हिंदी साहित्य का फ्री कोर्स, पूरा कोर्स फ्री में आपको करवा रही हूँ, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर के देख लीजिए। आपको शुक्ल जी, नगेंद्र जी, इतनी सारी किताबों को पढ़ने से बच जाओगे। बहुत ही गहराई से उन नोट्स को तैयार किया गया है। अगर आप लेना चाहते हैं तो ले भी सकते हैं। और ये सारे जो आप वन लाइनर प्रश्न देख रहे हैं, इसी प्रकार के 5000 वन लाइनर प्रश्नों की अगर आपको पीडीएफ लेनी है तो 99 रुपए में आपको एप्लीकेशन से मिल जाएगा, ठीक है? यूजीसी नेट की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, पहली बार में क्लियर करना चाहते हैं, देखो पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, लेकिन पूरा बैच हमारा चल रहा है और केवल 999 रुपए। और इसमें बहुत कुछ करा दिया गया है, क्लासेस चल रही हैं डेली। आप चाहें तो ये भी जॉइन कर सकते हैं। वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य किससे होता है? तो वस्तुनिष्ठ शैली से होता है। पत्रकार मॉरिस फेगस के अनुसार समाचारों को पाठक के लिए बोधगम्य कौन बनाता है? तो ये संवाददाता बनाता है, ठीक है? समाचार का प्रमुख तत्व क्या होता है? तो सत्यता और नवीनता होता है। डेस्क के लिए समाचारों की आपूर्ति कौन करता है? तो रिपोर्टर करता है, ठीक है? डेस्क के लिए समाचारों की जो आपूर्ति वो रिपोर्टर करता है, क्योंकि रिपोर्टर है जो वो घूम-घूम करके गली-गली, शहर-शहर क्या लेके आता है? समाचार लेकर के आता है। तब उन्हें दिखाया जाता है। रिपोर्टर बनने के लिए क्या आवश्यक होता है? अगर आप भी इच्छा रखते हो कभी आगे रिपोर्टर बनने की, है ना? तो सहज बुद्धि और अपनी भाषा पर अधिकार होना चाहिए।
भाषा की सर्व प्रमुख और एशिया की सबसे बड़ी संवाद समिति कौन सी है? तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है। संचार माध्यमों का प्रमुख प्रयोजन क्या होता है? तो सूचना को जन सामान्य तक पहुंचाना इसका प्रमुख प्रयोजन है। अनपेक्षित व कामुकतादर्शी समाचारों को किस वर्ग में रखा जाता है? तो गर्म समाचारों की श्रेणी में रखा जाता है। किस रस को रसराज की संज्ञा दी जाती है? श्रृंगार रस। अनुनासिक व्यंजन वर्ग का पंचम अक्षर को अनुनासिक व्यंजन बोलते हैं। वर्ग का पंचम अक्षर यानी कि ये वाले जो होते हैं ना, ये वाले, ये और इसके अलावा ये और न और म, ये जो होते हैं ये 5 होते हैं अनुनासिक व्यंजन। टीवी चैनलों पर कमर्शियल ब्रेक को क्या कहते हैं? तो विज्ञापन कहा जाता है। खसखुरा या गुरखाली भाषा कहाँ की है? तो नेपाल की राजभाषा का नाम है खसखुरा या गुरखाली। कोई भी बोली है भाषा मानकता प्राप्त करने पर क्या हो जाती है? सरल और सहज हो जाती है, ठीक है। व्यवहार के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, सामान्य शब्द और तकनीकी शब्द। खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति अरमाइक लिपि से हुई है, जिसे दाएं से बाईं तरफ लिखा जाता है। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे? काका कालेलकर थे। ईसाई मिशनरियों का जो प्रधान केंद्र वो कहाँ था? श्रीरामपुर था। प्रयोजन मूलक भाषा का प्रमुख संबंध किससे होता है? तो जीविकोपार्जन से होता है। इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण क्या है? तो ये अध्यात्म परक है। पाली भाषा के सर्वप्रधान वैयाकरण कौन है? तो ये कच्चायन का नाम आता है, ठीक है। कच्चायन का। अपभ्रंश भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तो ये अप्राकृत भाषाओं से हुआ है। खड़ी बोली गद्य के विकास का मूल आधार क्या है? खड़ी बोली के व्याकरण का मानकीकरण हो जाना, ये खड़ी बोली गद्य के विकास का मूल आधार है, ठीक है। हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव संसद में पारित हुआ था, उसके प्रस्तावक कौन थे? तो श्री गोपाल स्वामी अयंगर थे। राष्ट्रीय भाषा का दर्जा किस भाषा को प्राप्त होता है जो पूरे राष्ट्र में सर्वाधिक बोली जाती है? भारतीय भाषाओं के भाषा सर्वेक्षण का कार्य संपादन एवं कई खंडों में उसका प्रकाशन किस विद्वान की अध्यक्षता में संपन्न हुआ? तो ये जॉर्ज ग्रियर्सन की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण का कार्य करने वाली संस्था का क्या नाम है? तो ये वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग 1961 ईस्वी। भोजपुरी भाषा अपने व्याकरण ढांचे में किस भाषा से काफी समानता रखती है? तो ये बांग्ला भाषा से रखती है। कुमाऊनी भाषा भाषी क्षेत्र कौन से हैं? कुमाऊनी जहाँ पर बोली जाती है ये पहाड़ी बोली में शामिल है, पहाड़ी भाषा की है। और इसमें रानीखेत, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर यहाँ पर बोली जाती है। हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण हेतु संस्कृत शब्दों को प्राथमिकता देते हुए उपयोगी शब्द कहाँ से ग्रहण किए जाते हैं? वे सभी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं से किए जाते हैं। अवधी भाषा की शब्दावली कैसी है? तो ये तद्भव बहुला है। अवधी भाषा की जो शब्दावली है वो तद्भव बहुला है। अनेक संशोधन कमीशन के प्रयासों के बावजूद देवनागरी लिपि परिपूर्णता नहीं पा सकी। इसका मूल कारण क्या है? अपनी मूल प्रकृति के आक्षरिक होने के कारण, ठीक है। इतने सारे संशोधन किए गए, इतने सारे कमीशन बिठाए गए, है ना? देवनागरी में और सुधार करते गए, लेकिन फिर भी ये परिपूर्ण नहीं हो पाई है। इसका मूल कारण है क्योंकि ये आक्षरिक है और आक्षरिक होने के कारण इसको कठिन भी बताया जाता है। लिपियों का सही विकास क्रम क्या है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। सबसे पहले चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भावमूलक लिपि और ध्वनिमूलक लिपि। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर 1955 ईस्वी में राजभाषा आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो ये 344 ए के आधार पर की गई थी। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप में भाषा कहते हैं। भाषा की ये परिभाषा किसने दी है? तो ये डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने दी है। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग कब से प्रारंभ माना जाता है? तो 6वीं शताब्दी से माना जाता है। स्वाधीनता संघर्ष के दौरान राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी के प्रचार प्रसार में किसकी सक्रिय भूमिका रही है? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती की रही है। किसने कहा है कि मध्य युग की स्थापत्य शैली नागर के नाम पर नहीं, नागर के नाम पर नागरी पड़ा है? तो ये डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाधीनता आंदोलन के समय राष्ट्रीय भाषा हिंदी के विकास के लिए किसके सुझाव पर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की गई? तो ये महात्मा गांधी के सुझाव पर की गई थी। मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? तो खड़ी बोली हिंदी से हुआ है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी किसका पर्याय बनी थी? राष्ट्रीय एकता का पर्याय बनी। लाश, कैंची, कालीन, चेचक, तलाश, बेगम बहादुर, जाजिम, ये सभी किस भाषा के शब्द हैं? तो तुर्की भाषा के शब्द हैं। आगे, जब तक संसद विधि द्वारा कोई और उपबंध ना करे तब तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी में ही होंगी। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 348 में कहा गया है, ठीक है। ये इस तरह से सारे अनुच्छेदों को आपको याद रखना पड़ेगा कि किस अनुच्छेद के अंदर क्या प्रावधान किए गए हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर देना। इससे इसके आगे वन लाइनर जितने भी है मैं करा चुकी हूँ और मैं आपको एक क्लास इसकी भाषा विज्ञान की
1-2 क्लास एमसीक्यू टाइप और करा दूँगी पीवाईक्यू जितने भी आए हैं, है ना? ताकि आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हो। यूजीसी नेट की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। केवल और केवल ₹999 में बैच चल रहा है ना? जिसमें आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा और इसके अलावा अगर